जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल्ड मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक होगा मौर्य वंश का दूसरा भाग हो चुका है और इसका जो पहला भाग हो चुका है, तो आज हम चलेंगे मौर्य वंश के दूसरे भाग में। और कल हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से मौर्य वंश की हम लोगों को जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत होते हैं, विदेशी स्रोत होते हैं और आपके पुरातात्विक ये स्रोत होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मौर्य वंश है इसके जो संस्थापक हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। फिर उनका जो उत्तराधिकारी उसका बेटा बिंदुसार होता है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने संलेखना विधि के माध्यम से लास्ट में अपने प्राण त्यागे थे। और इसका जो बेटा होता है बिंदुसार, ये जो है आजीवक संप्रदाय का होता है। तो कल इन दोनों को हम पढ़ चुके और उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। किसके बारे में? अशोक के बारे में पढ़ेंगे। यह जो है बिंदुसार का बेटा होता है। तो आज हम देखेंगे मौर्य वंश का दूसरा भाग है। तो सम्राट अशोक का जो समय जो है ये 269 से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और कल हम लोगों ने पढ़ा कि 273 और 269, तो इन दोनों के बीच में लगभग 4 वर्षों तक जो है जो मौर्य वंश की गद्दी पे क्या है, सभी भाइयों में गद्दी के लिए झगड़ा हो रहा था। और लास्ट में ये होता है कि अशोक ने क्या किया है, सभी भाइयों को हराकर जो है गद्दी को प्राप्त किया है। एक अनुश्रुति है, उस सिंहली अनुश्रुति उससे ये ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन को प्राप्त किया था। तो उसी के आगे हम देखेंगे कि जो सम्राट अशोक है इनका जो राज्याभिषेक है ये 269 बीसी में किया गया है। और जब ये राज्याभिषेक हुआ है तो राज्याभिषेक के पहले जो है ये उज्जैन का राज्यपाल रहा है। क्वेश्चन आएगा कि गद्दी प्राप्त करने से पहले या फिर बिंदुसार के शासनकाल में जो सम्राट अशोक रहे हैं ये किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? उज्जैन। तो ये क्या रहे हैं? उज्जैन के राज्यपाल रहे हैं। आगे हम देखेंगे जब इसके राज्याभिषेक हुआ है तो यहाँ से ये याद रखना है, सिंहली अनुश्रुतियों से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन को प्राप्त किया है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि अपने 99 भाइयों को मारकर क्या है, ये सिंहासन को प्राप्त किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे अशोक के लिए जो उपाधियाँ कुछ मिलती हैं कि अशोक को क्या क्या उपाधियाँ दी गई हैं। तो अशोक को जो उपाधियाँ दी गई हैं उनमें से जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है देवनाम प्रिय। क्या पूछा जाता है? देवनाम प्रिय सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि इतिहास में किस शासक को देवनाम प्रिय की उपाधि दी गई है, तो उसका नाम क्या है? सम्राट अशोक है। तो यहाँ हम देखेंगे और भी अन्य उपाधियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अशोक को जो उपाधियाँ दी गई हैं तो उनमें से देवनाम प्रिय प्रियदर्श, तो ये अशोक की उपाधि है। दूसरा आपका क्या है? देवताओं का प्यारा। क्या है? देवताओं का प्यारा। मास्की भी कहा गया, गुर्जरा भी कहा गया और निटुर भी कहा गया। और ये जो सभी उपाधियां हैं ये अशोक के अभिलेख में इनका उल्लेख किया गया है। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका देवनाम प्रिय। क्या पूछा जाता है? देवनाम प्रिय। तो देवनाम प्रिय जो है ये सम्राट अशोक की ये उपाधि है। आगे हम देखेंगे पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक वर्धन के नाम से संबोधित किया गया है। आगे हम देखेंगे कि दीपवंश में अशोक को करमोली कहा गया है। तो इन दोनों में अशोक वर्धन जो है ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि पुराणों में जो है अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, जबकि दीपवंश में करमोली कहा गया है। तो यहाँ हम देखेंगे उपाधियों में देवनाम प्रिय और अशोक वर्धन सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है ये सम्राट अशोक ने किया है। क्वेश्चन आएगा कि भारत में जो शिलालेख के जो प्रचलन है किसने किया है? ये सम्राट अशोक ने किया है। और सम्राट अशोक के जो बृहद शिलालेखों की संख्या है वो 14 है। कितनी है? 14 है। ये आपको याद रखिएगा कि सम्राट अशोक ने भारत में शिलालेख का प्रचलन किया है और बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। और उन 14 में हम पढ़ेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका 8वां है और क्या है? 13वां, क्योंकि 13वें से ही क्या कलिंग युद्ध की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ से ये याद रखना है कि भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है ये सम्राट अशोक ने किया है। और इनके जो शिलालेखों की संख्या जो मुख्य रूप से कितनी है? वो 14 है। कितनी है? 14 है, जो कि 8 स्थानों से क्या है? ये प्राप्त हुई है।
आगे हम देखेंगे कि जो अशोक के शिलालेख हैं तो इनके बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने कन्फर्म किया कि इन शिलालेखों का संबंध अशोक से है, तो वो आंसर आपका टी पेंथेलर। तो टी पेंथेलर ने 1750 में ये कन्फर्म कर दिया कि ये जो शिलालेख हैं इनका संबंध किस राजा से है, तो सम्राट अशोक से है। इनके पहले शिलालेख रहे हैं लेकिन किसी ने कन्फर्म नहीं किया था कि ये जो शिलालेख इनमें लिखा हुआ है इनका संबंध किस राजा से है। तो 1750 में टी पेंथेलर ने ये कन्फर्म कर दिया कि इन शिलालेखों का संबंध जो है ये सम्राट अशोक से है। किससे है? सम्राट अशोक से है। और फिर इसके बाद जो है और समय बीतता है, लगभग 90 साल बाद 1837 में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लिया गया। ये वनडे एग्जाम हो चाहे पीसीएस एग्जाम हो, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पढ़ा है। तो आपको याद रखना है जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा है। और कब पढ़ा है? ये 1837 में पढ़ा। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की है। तो सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेस ने सफलता प्राप्त की है। और किस वर्ष पढ़ा है? 1837। ये वेरी आपका इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। 1837 जेम्स प्रिंसेस अशोक के शिलालेखों को पढ़ा है। अब देखिए जो अशोक के शिलालेख रहे लोग क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि उसकी जो लिपि है उसकी भाषा है वो अलग रही है। तो जैसे आपसे पूछे कि अशोक के जो शिलालेख की जो भाषा क्या रही है, तो आपको याद रखना है प्राकृत रही है। क्या रही है? प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। और लिपियों का कौन सा प्रयोग हुआ? तो भाषा आपकी प्राकृत थी, लिपि आपकी 4 प्रकार की थी। कितनी? 4 प्रकार की थी। और उन चारों में से मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। तो अशोक के शिलालेखों में सर्वाधिक जो है किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। ये आपको याद रखना है। ब्राह्मी के अलावा खरोष्टी, अरमाई और ग्रीक लिपियों का भी प्रयोग किया गया है। जो इन चारों में खरोष्टी जो लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि ब्राह्मी है, अरमाइक है, ग्रीक है, ये सभी जो है बाएं से दाएं। तो ब्राह्मी है, ग्रीक है, अरमाइक, ये जैसे हम लोग हिंदी को लिखते हैं ठीक उसी प्रकार बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन जो खरोष्टी लिपि है जैसे उर्दू लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर, तो खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो अशोक के शिलालेखों में कुल कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरमाइक है और ग्रीक, ये 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। और किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ये प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखेंगे कलिंग युद्ध। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कलिंग युद्ध का संबंध किससे है? सम्राट अशोक से है। और ये जो कलिंग युद्ध है वर्तमान में कहाँ पे है? ये आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। सम्राट अशोक ने जो है ये कलिंग पे आक्रमण किया था। तो ये जो सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ है ये 269 ईसा पूर्व में हुआ है। और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष सम्राट अशोक ने क्या किया है? कलिंग पे आक्रमण किया था। ये आपको याद रखना है। तो 261 ईसा पूर्व में और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, जो ये 8वें वर्ष लिखा है ये तुलना की जा रही है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग में कलिंग जो है ये उड़ीसा में स्थित है और यहीं पे आक्रमण किया था। और ये भी पूछा जाता है कि कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की जो राजधानी थी उस समय जो तोसाली रही। क्या रही है? कलिंग की राजधानी उसमें क्या रही है? तोसाली रही है। और इस युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा कि कलिंग युद्ध की जानकारी जो है ये अशोक के कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है? तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसी शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। इसमें बताया जाता है कि भयंकर नरसंहार हुआ है। और नरसंहार होने के बाद जो है जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो सम्राट अशोक युद्ध के मैदान में जाता है और वहाँ पे देखता है कि बच्चे, औरतें जिनके क्या सैनिक मारे गए हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, वो सब क्या है डेड बॉडी पे आकर के रो रहे थे, बिलख रहे थे। ये दर्द भरी दास्तां देखकर जो है सम्राट अशोक का जो दिल है वो बिल्कुल बदल गया। और उसी कलिंग युद्ध के दौरान ही उसने ये कसम खाया है कि आज के बाद से मैं कभी भी युद्ध में भाग नहीं लूँगा, ना मैं कभी हथियार उठाऊँगा। और इसके बाद क्या? धम्म की नीति अपनाता है। क्या अपनाता है? धम्म की नीति अपनाता है। और धम्म की नीति का संबंध किस धर्म से है?
बौद्ध धर्म से है। धम्म की नीति का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने क्या हथियार ना उठाने की कसम खाई या फिर हथियार ना उठाने को ये त्याग दिया है? तो ये क्वेश्चन आपका होगा कलिंग युद्ध के बाद कब हुआ है? 261 ईसा पूर्व में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष और 13वें शिलालेख से ये जानकारी हमको प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे कि एक मंदिर है अशोकेश्वर मंदिर है और दो आपके शहर हैं। तो एक आपका श्रीनगर है और एक आपका देवपतनम। तो श्रीनगर तो आप लोग जानते ही हैं, ये जम्मू कश्मीर में है, और देवपतनम जो है आपका नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में। और अशोकेश्वर मंदिर ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में अशोकेश्वर मंदिर और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को किसने बनवाया है या किसने बसाया। तो अशोकेश्वर मंदिर जो जम्मू कश्मीर में है ये जो बनवाया गया है सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है, और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है ये जो है इसको बसाया गया है सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया है। आगे हम देखेंगे कि नेपाल में एक स्थान है देवपतनम। तो देवपतनम को किसने बसाया है? तो सम्राट अशोक ने बसाया है। किसने बसाया है? सम्राट अशोक ने बसाया है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है चौथे वर्ष। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अभी हम लोग पढ़े हैं 8वें वर्ष। तो ये 8वें वर्ष जो है ये कलिंग पे युद्ध हुआ, लेकिन जो राज्याभिषेक के चौथे वर्ष जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या है तो ये स्वीकार कर लिया था। और यहाँ पे ये ध्यान देना है ये प्रभावित किससे हुआ था? एक बालक था, एक छोटा सा बालक था, उसका नाम था निग्रोध। और निग्रोध जो है ये सुमन का बेटा होता है, और सुमन जो है ये सम्राट अशोक के क्या है? ये भाई होते हैं। तो अपने भाई सुमन के पुत्र निग्रोध से क्या प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उपगुप्त के बारे में, लेकिन प्रभावित किससे हुआ है? निग्रोध से। निग्रोध कौन है? अशोक का जो भाई होता है सुमन, उसी का क्या है? ये बेटा होता है। तो अपने भाई सुमन के पुत्र निग्रोध से प्रभावित होकर राज्याभिषेक के चौथे वर्ष सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। फिर इसके बाद एक बौद्ध भिक्षु होते हैं। उपगुप्त कौन है आपके? ये बौद्ध भिक्षु हैं। तो ये आपके कौन है? आपके बौद्ध भिक्षु हैं। तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से शिक्षा दीक्षा लेकर सम्राट अशोक ने क्या है? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो यहाँ आपको 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किससे प्रभावित हुआ है? अपने भाई सुमन के पुत्र निग्रोध से। जबकि सम्राट अशोक को जब बौद्ध धर्म में शामिल हुए हैं तो किसने शिक्षा दीक्षा दी? तो उस बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है? उपगुप्त। तो उपगुप्त ने इनको शिक्षा दीक्षा दी, और जबकि प्रभावित किससे हुए हैं? निग्रोध से प्रभावित हुए हैं। आगे हम देखेंगे अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन। तो इनका उल्लेख 8वें शिलालेख से मिलता है। किसमें मिलता है? 8वें शिलालेख से मिलता है। तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का जो वर्णन किया गया है, तो इनको आपको याद रखना है कि सबसे पहले अशोक कहाँ जाते हैं? बोध गया में जाते हैं। फिर उसके बाद कुशीनगर में जाते हैं। तो सबसे पहले वहाँ जाते हैं जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। फिर दूसरी बार वहाँ जाते हैं जहाँ पे मृत्यु हुई। तो जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई वहाँ सबसे पहले गए, और जहाँ पे क्या है? मृत्यु हुई गौतम बुद्ध की, उसको दूसरे स्थान पर रखा। इसको याद रखना है, 2-2 करके याद रखना है। बोध गया, कुशीनगर, और फिर हम देखेंगे लुम्बिनी कपिलवस्तु। भाई लुम्बिनी कहाँ पे है? ये कपिलवस्तु नेपाल में है। तो तीसरे स्थान इनका हो जाएगा ये लुम्बिनी हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा आपका? ये कपिलवस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपिलवस्तु हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सारनाथ में भी गए। सारनाथ का 5वां स्थान है और श्रावस्ती का ये 6ठा स्थान है। तो 2-2 करके याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से याद होगा। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखा है? बोध गया याद रखा है। बोध गया कुशीनगर क्या याद रखना है? बोध गया कुशीनगर 2 को एक साथ। फिर इसके बाद जो तीसरा चौथा है लुम्बिनी कपिलवस्तु को एक साथ रखना है। लुम्बिनी कपिलवस्तु को एक साथ रखना है। फिर आपका 5वां है, 6ठा है। तो 5वां आपका सारनाथ है और 6ठा क्या है? श्रावस्ती है। तो सबसे लास्ट में हम उसी को रखे हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध ने क्या है? ये सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? ये श्रावस्ती में दिए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो 2-2 करके याद रखिएगा। बोध गया कुशीनगर, फिर लुम्बिनी कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, और क्या कहते हैं? ये श्रावस्ती।
तो यहाँ से ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब यहाँ से भी एक पॉइंट बन जाता है कि जो बोध गया की यात्रा की थी अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है इन्होंने जो है बोध गया की यात्रा की है। और लुम्बिनी में जो यात्रा की है ये 20वें वर्ष। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है कि जो सम्राट अशोक है अपने शासन के किस वर्ष जो है बोध गया की यात्रा पे गए थे, तो 10वें वर्ष। और लुम्बिनी पे जो गए हैं ये अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष गए हैं। और यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ पे कर जो है बिल्कुल ना के समान कर देते हैं, और कर क्या कर देते हैं, a/8 कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि लुम्बिनी जब जाते हैं अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, तो वहाँ कर कुछ करों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे माफ़ नहीं किया जा सकता है वहाँ पे कर की जो मात्रा को बहुत ही कम कर दिया है। और कितना कर दिया रहा है, 1/8 कर दिया। तो बोध गया कुशीनगर, लुम्बिनी कपिलवस्तु, और फिर सारनाथ श्रावस्ती। आगे हम देखेंगे कि अशोक के द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, जब इसने जो है कलिंग युद्ध के बाद बिल्कुल धर्म की नीति अपना ली, तो उसके बाद जो है सम्राट अशोक जो है अपने राज्य के जो बौद्ध धर्म के क्या कहते हैं विशेषज्ञ रहे हैं या अनुयायी रहे हैं, तो उनको अलग अलग स्थानों में क्या है, विदेशों में क्या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजना स्टार्ट कर दिया। तो उन सभी लोगों में सबसे पहले किसे भेजा गया है, महेंद्र एवं संघमित्रा को। तो महेंद्र और संघमित्रा जो है ये सम्राट अशोक के पुत्र एवं पुत्री हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है के पेपर में कि सम्राट अशोक ने किसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए भेजा है, तो आपका आंसर क्या होगा, महेंद्र एवं संघमित्री। तो महेंद्र जो है इनके पुत्र हैं, और संघमित्रा क्या है, ये अशोक की पुत्री हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि सम्राट अशोक ने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। आगे हम देखेंगे महारक्षित को यवन देश भेजा। महारक्षित को कहाँ भेजा है, यवन देश भेजा है। और मंझिम को भेजा गया है हिमालयवर्ती देश। हिमालयवर्ती देश का मतलब ये है जैसे तिब्बत है आपका और चीन वगैरह है, तो यहाँ पे जो भेजा गया है किसे भेजा गया है, ये मंझिम को भेजा गया है। महादेव को भेजा गया महेश मंडल। कहाँ पे भेजा गया है, महेश मंडल। और महेश मंडल कहाँ पे, ये मैसूर में। कहाँ पे, ये मैसूर में। आगे हम देखेंगे महारक्षित को भेजा गया है महाराष्ट्र में भेजा गया है। और सोना तथा उत्तरा को सुवर्ण भूमि भेजा गया। कहाँ भेजा गया है, सुवर्ण भूमि भेजा गया है। आगे हम देखेंगे मंझांती को भेजा गया कश्मीर एवं गंधार में। कहाँ भेजा गया है, कश्मीर एवं गंधार में भेजा गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि इन लोगों को अशोक के द्वारा अलग अलग स्थानों में बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए भेजा गया है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये बहुत पूछा जाता है, श्रीलंका में किसे भेजा गया है, तो महेंद्र एवं संघमित्रा, इन्हें श्रीलंका में भेजा गया है। महेंद्र पुत्र होते हैं और संघमित्रा क्या होती है, पुत्री होती हैं। आगे हम देखेंगे कि सम्राट अशोक के शासनकाल में जो प्रमुख स्थान रहे हैं उनकी राजधानियाँ क्या थी। जो प्रमुख स्थान रहे हैं उनकी राजधानियाँ क्या थी, और इन सभी राजधानियों में फिर से बता दें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। तो उत्तरापथ, तो अशोक के शासनकाल में उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, ये तक्षशिला रही है। तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, ये तक्षशिला रही है, पाकिस्तान में है वर्तमान में। अवंती की राजधानी उज्जैनी रही है। और कलिंग प्रांत की राजधानी ये तोसाली, ये वर्तमान समय में कहाँ पे है, ये ओडिशा में। कहाँ पे है, ओडिशा में है। दक्षिणापथ की राजधानी ये सुवर्णगिरी में रही है। और प्राची की राजधानी ये पाटलिपुत्र में रही है। और प्राची जो है वर्तमान में कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मौर्य वंश के 2 भाग हो चुके हैं। ये आपका दूसरा भाग है। कल हम लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति की, मतलब कि कैसे स्थापना हुई है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, फिर बिंदुसार हुए हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सम्राट अशोक के बारे में। और कल हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक के जो शिलालेख है उनकी विशेषताओं के बारे में। और उसके बाद जो है प्रशासनिक है, आर्थिक, जो भी इनकी जो क्या कहते हैं विशेषताएं हैं मौर्यकालीन संस्कृति है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हो सकता है कि भाग 3 में ही आपका मौर्य वंश समाप्त हो जाए। अगर नहीं होगा तो चौथा भाग होगा तो बहुत छोटा होगा। तो ये आपका टॉपिक जो है आज का ये समाप्त होता है, और कल हम फिर इसी को लेके आएंगे। और आज का जो क्वेश्चन है आपसे पूछना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किसका उल्लेख किया गया है,
इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।